हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। कुछ भी अगर है तो डू लेट मी नो, बताया करो, कमेंट किया करो ताकि पता चले लाइक क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, ठीक है। और लोग जो होते हैं ना, बहुत तरीके की बातें करते हैं। इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या कब होगा, इतने साल हो गए, ऐसा वैसा 10 चीज़ें, 10 लोग, 10 तरह की बातें, ठीक है। तो कहने दो यार जो दुनिया कहती है, क्योंकि दुनिया है कहने के लिए, कुछ तो बोलेगी दुनिया, है ना। तो उसके दुनिया के बारे में सोच के आप अपना दिन या अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, ठीक। तो चलो आओ, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज डे देखते हैं। देखो, आज जो है ना, इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। दैट इज़ ऑन 13th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। 13 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? 13 अक्टूबर को हम हर साल इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। किस लिए इस दिन को मनाया जाता है? ताकि अवेयरनेस फैले, ठीक है। और जो मेजर्स हैं उस पर एक चेक हो सके। जो भी डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ये सब जो होते हैं उसको रोकने के, उसके रिस्क को कम करने के, रिड्यूस करने के जो भी मेजर्स हैं वो उसको लेके तो अवेयरनेस फैले ही फैले, ठीक है। कैसे कर्ब कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को डिज़ास्टर से, भूकंप से, इन चीज़ों से, उसके प्रति भी एक अवेयरनेस लोगों में आए, ठीक है। कैसे कौन सी कंट्री कहाँ पे क्या क्या मेजर्स लेती है, क्या क्या करते हैं, उसके वो चीज़ें भी पता चलती हैं, ठीक। उसका भी उसके लिए भी अवेयरनेस एक क्रिएट होती है। अगर स्टार्ट की बात करें कि ये कब से मनाना शुरू किया गया, तो 1989 से हमने जो इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है वो मनाना शुरू किया। बेसिकली टू प्रमोट अ ग्लोबल कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस एंड डिज़ास्टर रिडक्शन, ठीक है। थीम की बात करें तो थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रीसाइलेंट फ्यूचर, ठीक है। थीम याद रखना, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रीसाइलेंट फ्यूचर इसकी थीम है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने हाल ही में हाथ मिलाए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ ताकि प्रमोट हो सके ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू स्पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। अब हमें बताना है इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक तरह से यू कैन से हाथ मिलाए हैं, गठबंधन किया है, ठीक। या ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिल के क्या प्रमोट कर रही है? ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट कर रही है स्पोर्ट्स के थ्रू भारत में। तो ये जो काम किया है, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ मिलाया है, उसका नाम है रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने बेसिकली बच्चों में, अलग अलग ग्रेड के बच्चों में, चिल्ड्रन में स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे वो लोग ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेजर्स, कुछ चीज़ें रखी हैं ताकि थ्रू स्पोर्ट्स वो क्या कर सकें, बच्चों में ओलंपिक के प्रति, ओलंपिक एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट कर सके। अभी जो स्टार्ट हुआ है वो इन्होंने अभी मुंबई रीजन से स्टार्ट किया है। आगे ये लोग पूरे महाराष्ट्र में इस प्रोग्राम को, सब स्कूल्स को कवर करते करते मतलब पूरे महाराष्ट्र में ये लोग इस प्रोग्राम को लाने वाले हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट जो हुआ है, इट विल फोकस ऑन ग्रेड स्पेसिफिक। ग्रेड स्पेसिफिक मतलब जो क्लासेस होती है, ग्रेड क्लासेस, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन से ग्रेड में हो, तो ग्रेड स्पेसिफिक एक्टिविटी देखेगा। ग्रेड स्पेसिफिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग स्कूल में क्या होंगे, जो भी इनिशिएटिव लिए जाने हैं वो लिए जाएंगे। सेशंस बिटवीन एथलेटिक एंड स्टूडेंट्स टू प्रमोट फिजिकल, और बच्चों में क्या बढ़ाया जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी के प्रति कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, उसके बच्चों को ये बोला जाएगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, है ना।
उसके लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और ओलंपिज्म एंड ओलंपिक वैल्यू के प्रति जो है भावना जगाई जाएगी, आप कह सकते हैं अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, ये पहले हो चुका है और ये पहले लॉन्च हुआ था 2022 में। 2022 में इसे अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन द्वारा उड़ीसा स्टेट में लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा उड़ीसा स्टेट में पहले 2022 में लॉन्च हो चुका है, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा, अगर मैं ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की बात करूं तो ये इनिशिएटिव ओलंपिक म्यूजियम द्वारा लिया गया है और ये एम करता है टू इंक्रीज एक्सेस इन स्पोर्ट्स एंड ब्रिंग हेल्थ एंड सोसाइटल बेनिफिट। फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो बेनिफिट्स लोगों को मिलने चाहिए, ठीक है, या जो मिलते हैं, हेल्थ हो गई, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट हो गए, सोसाइटल बेनिफिट हो गए, जो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू जो मिलते हैं, इट शुड रीच टू एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड। ठीक है, ये बेसिक इनका एम है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे चलें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को एक डे और मनाया जाता है, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है उसकी थीम पूछ रहा है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। क्या थीम है? मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये इसकी थीम है। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 92 में मनाया गया, 1992 में। ठीक है, 1992 में मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ये थीम है। 1992 में पहली बार मनाया गया और किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है ये डे? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड फेडरेशन ऑन मेंटल हेल्थ। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑन मेंटल हेल्थ, इन दोनों के द्वारा ये बेसिकली जो डे है वो सपोर्ट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। थीम पूछा था, क्वेश्चन में थीम बता दी। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो खुद क्वेश्चन में मेंशन है। पहली बार कब मनाया गया? 92 में मनाया गया। किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? WHO और वर्ल्ड फेडरेशन मेंटल हेल्थ के द्वारा। ठीक है, ये सारी बातें आई होप इट इज़ क्लियर, आगे चल सकते हैं, है ना। अच्छा, सिंबल की बात करो या रिबन, मतलब जो इसका सिंबल है वो है ये ग्रीन रिबन। ठीक है, ग्रीन रिबन मेंटल हेल्थ का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज भी मेंशन की हुई है। ठीक, थीम देख ली, आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। अब ये कब मनाया जाता है? ये भी उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, दैट इज़ ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बोला था 10 अक्टूबर को एक दिन और मनाया जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो दिन है नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे। अब देखो, इसी से इसका मतलब समझ में आ रहा है। गुड का क्या मतलब हो गया? अच्छा। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं गुड के। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज वाला एक गुड होता है, ठीक, और एक गुड होता है अच्छा, गुड बैड, अच्छा, है ना। तो अगर हम इसको अच्छा ही समझें, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि गुड मीन्स अच्छा, लाइक अच्छी चीज़ के लिए हम गुड यूज़ करते हैं, तो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, आप ऐसे इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब किस में अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस? बेसिकली जो हमारे ड्रग्स हैं, ड्रग्स एज इन मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन बनाने में अगर गलत दवाइयाँ बनेंगी तो बैड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो गई, अच्छी दवाइयाँ बनेंगी तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो गई। तो उसी के लिए ये डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अब हुआ क्या है, आपने अगर न्यूज़ पे ध्यान दिया हो तो अभी न्यूज़ कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है कि जो कप सिरप इंडिया से जाते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी लोगों पर
दूसरी कंट्रीज़ के काफ़ी लोगों पर उनका साइड इफ़ेक्ट देखा गया है, तो एक कंसर्न भी रेज हुआ, ठीक है ना। तो उस वजह से भी जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पे हमें क्या बनानी है, दवाइयाँ बनानी है। उससे नीचे, स्टैंडर्ड से नीचे, जो स्टैंडर्ड सेट है उससे नीचे तो वी कांट मेक एनी मेडिसिन, ठीक है। तो जो भी स्टैंडर्ड WHO ने सेट किए हैं, ठीक है, उन पे दवाइयाँ बननी चाहिए। और अराउंड आप कह सकते हैं 10,000 मैन्युफैक्चरर्स 10,000 मैन्युफैक्चरर्स यूनिट्स हैं, और यूनिट्स तो खैर काफ़ी हैं। जो रूल अभी फॉलो हो रहा है बेसिकली इफ़ यू से, तो कुछ परसेंट मेडिसिन पे ही रूल फॉलो हो रहा है, बाकी सब पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो रीसेंट इंसिडेंट था जो कफ सिरप्स का था, वो जो लोगों को हार्म पहुंचा रहा था, वो भी एक कंसर्न है, ठीक है। और जितने भी हमारे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के रूल्स हैं वो अलाइन करने चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। जो अभी अलाइन कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही 10% 20% इतना अलाइनमेंट चल रहा है, ठीक है। अभी हमें और भी ड्रग्स को, और काफ़ी ड्रग्स को अलाइन करना है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की बात करें तो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है ऑफ लीडिंग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। हेडक्वार्टर है इनका मुंबई महाराष्ट्र में, और दाराबी पटेल जो हैं इनके सेक्रेटरीट जनरल हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ आई हूँ, नहीं आई कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि मैं आपको बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकूँ, या कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ, है ना। चलो, अक्टूबर 23 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इसरो। अच्छा, इसरो से जैसी चीज़ें आती हैं तो दो चीज़ें तो आपको पता होगी, एक तो इसरो के हेडक्वार्टर और दूसरे इसरो के चेयरमैन। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ हैं, ठीक है। कौन है? एस सोमनाथ, ठीक है। और बेंगलोर में क्या है? हेडक्वार्टर है। तो ये दो चीज़ तो पता ही होती है सबको, और पता होनी भी चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो ने क्या किया है ना, अभी सक्सेसफुली परफॉर्म किया है 16 सेकंड का ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर्स। किसके लिए? अपने जो आदित्य L1 एयरक्राफ्ट है उसके लिए, जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है उसके लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक 16 सेकंड का ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर परफॉर्म किया है, सक्सेसफुली परफॉर्म किया है आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के लिए। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री मैन्यूवर है, ठीक है, ये जो ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर है, ये ज़रूरी क्यों होता है, क्यों परफॉर्म किया गया? देखो, जो ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर होता है ना, वो ज़रूरी होता है डीप स्पेस मिशन के लिए, ताकि जो स्पेसक्राफ्ट है वो एक प्लान्ड ट्रेजेक्ट्री को, प्लान्ड पाथ को, ट्रेजेक्ट्री से आप समझ सकते हैं पाथ, तो प्लान्ड पाथ को एक्यूरेटली फॉलो करे, ठीक है। उससे इधर उधर ना जाए, जितना फीड किया गया है उसी हिसाब से वो चले, ठीक। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए बेसिकली ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर्स प्लान किए जाते हैं, ठीक है। इसरो का जो मार्स मिशन है, ऑर्बिटर मार्स मिशन, वो भी गया था, अंडरगो हुआ था 3 ट्रेजेक्ट्री करेक्शन मैन्यूवर्स के थ्रू, 3 ट्रेजेक्ट्री मैन्यूवर्स के अंदर, राइट, ताकि जो जहाँ वो पहुँच रहा है वो डेस्टिनेशन कंफर्म हो सके, ठीक है, वो डेस्टिनेशन इंश्योर हो सके। अभी आप जानते हैं आदित्य L1 110 दिन की जर्नी पे है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है इतनी लंबी जर्नी पे कोई स्पेसक्राफ्ट गया हो। मार्स का जो मार्स मिशन था 2013 से 14 के बीच में, तब भी हुआ था, बट तब से अब तक की अगर हम बात करें तो ये लॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं सन अर्थ जो L1 पॉइंट पे पहुंचने वाला लॉन्गेस्ट स्पेस मिशन है, जो इतना 110 दिन लेने वाला है, राइट, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन सा इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया है 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म? 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म है क्या, किसने लॉन्च किया है? वो 2 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में। तो अगर हम लॉन्च करने की बात करें तो ये किया है इंडियन नेवी ने, ठीक है। इंडियन नेवी ने 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म लॉन्च किया है। अब ये किस चीज़ के लिए लॉन्च हुआ है? ये मैकेनिज्म बेसिकली उन सभी ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया गया है जिन मतलब बेसिकली ताकि प्रमोशन में ना सूटेबिलिटी आ सके। जो सभी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं इंडियन नेवी में, प्रमोशन तो हर किसी को हर सेक्टर में मिलती है, ठीक है, बट पर्टिकुलर बंदे, पर्टिकुलर इंसान के, पर्टिकुलर ऑफिसर के कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, उसकी नॉलेज के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से वॉर टाइम में या क्राइसिस में उसने कैसे कितने लोगों की हेल्प की, कैसे उसका दिमाग चला। 2 लोगों का सोचने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है। उसी हिसाब से लोग एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं। भले ही 2 लोग सेम पोस्ट पे हों, फिर भी 2 लोग हमेशा अलग ही तरह से काम करेंगे, एक ही काम करेंगे पर अलग तरह से काम करेंगे। तो इंटरनली अभी इन्होंने क्या सोचा है इंडियन नेवी में कि इंटरनली ये लोग देखेंगे ऑफिसर्स को कि कैसे वो सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने लोगों के साथ कैसे रह रहे हैं, कर रहे हैं काम, ठीक है। प्लस जो वॉर में या क्राइसिस कभी अगर कोई होती है तो उस टाइम पे वो लोग कितना हेल्प करते हैं या कैसे किसी भी मिशन को लीड करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी जो कॉन्फिडेंशियल होगी, जो आगे अपर टॉप मैनेजमेंट में जाएगी, और उसके बाद जो प्रमोशन का जो सिनेरियो है या जो प्रमोशन है वो फिर उसके बाद उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम है 360 बेसिकली 360 डिग्री अप्रेजल मैकेनिज्म, ये है पूरा सिस्टम, ठीक है। डेटा एनालाइज होगा, टॉप मैनेजमेंट के पास जाएगा, उसके बाद प्रमोशंस डिक्लेयर होंगे, ठीक है। यही सब मेंशन था। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। तो नेक्स्ट है किस स्टेट की एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है। इट सेज कि किस स्टेट का जो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU साइन किया है ताकि ये लोग क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें ट्रेनिंग, किसमें? डिजिटल स्किल में स्टूडेंट्स को, ठीक है, कैसे ये बच्चों को डिजिटली स्किल बना सकें या स्किल्स प्रोवाइड कर सकें, आप कह सकते हैं डिजिटल स्किल प्रोवाइड कर सकें बच्चों को। तो ये किया है उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने। उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ यू कैन से एक MOU साइन किया है जिसमें दे विल प्रोवाइड ट्रेनिंग, किसके रिलेटेड? डिजिटल स्किल के रिलेटेड ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये जो MOU है वो डिजिटल ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया प्रोवाइड करेगा, किसको? बच्चों को, और अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स जो है उनको भी, दोनों को, ठीक है। इस डिपार्टमेंट ने साइन किया है MOU IIT रुड़की के साथ भी, ताकि जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज हैं IIT रुड़की की वो हेल्प कर सकें डेवलपमेंट ऑफ स्किल कैपेसिटी, किसकी? उत्तराखंड स्टेट के मैन पावर की, राइट। जो MOU है वो साइन किया गया है ड्यूरिंग उत्तराखंड यूथ महोत्सव 2023। उत्तराखंड यूथ महोत्सव के दौरान ये MOU साइन किया गया है जो परेड ग्राउंड देहरादून में उत्तराखंड में हुआ था। 10 अक्टूबर से शुभारंभ मतलब स्टार्ट हुआ था 10 अक्टूबर को, ठीक। आगे क्वेश्चन देखें तो एशियन गेम से क्वेश्चन है। चाइना होंगजाओ में एशियन गेम हुए हैं 2022 के। इंडिया ने 4th मेडल टेली में इंडिया 4th नंबर पे आया है, 4थे नंबर पे आया है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है, ठीक। अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो चाइना है। अब क्वेश्चन क्या है? 107 मेडल इंडिया ने जीते, ठीक है। कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे और कितने ब्रॉन्ज थे? 28 तो गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे, यानी कि 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज, ठीक है। इससे पहले जो जकार्ता में
इंडोनेशिया में। ये कौन सा कौन सा एडिशन है? ये 19th एडिशन है। इससे पहले हुआ था 18th एडिशन। 18th एडिशन कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में 18th एडिशन हुआ था। उसमें कितने मेडल्स जीते थे इंडिया ने? उसमें इंडिया ने 70 मेडल जीते थे, 70 मेडल जीते थे। अभी जो इंडिया ने जीते हैं वो 107 मेडल जीते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। तो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट की तरह इसको भी देखा जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अगर पूछें कि कब से कब तक ये गेम्स हुए, तो ये हुए हैं 28 सितंबर से आई थिंक 8 अक्टूबर तक। 25 से हैं, 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। 25 भी नहीं है, ये डिजिट है 23, या ये बिल्कुल ठीक है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में ये गेम्स हुए हैं। ठीक है, डेट देख लेना, 23 से 8 तारीख। ठीक, देखो इंडिया ने, मैंने जैसे बताया कि 107 मेडल लिए हैं। इन्होंने शूटिंग में सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया को मिले हैं, 22 मेडल, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं, सबसे ज़्यादा शूटिंग में। उसके बाद एथलेटिक्स में 29 मेडल हैं, 29, और फिर आर्चरी में 9 मेडल हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा वहाँ 22 हैं, यहाँ 29 हैं, पर फिर भी ये सेकंड पे क्यों है? देखो कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते और कितने ब्रॉन्ज जीते, उस पर जो रैंकिंग है वो डिपेंड करती है। ठीक है, जो गोल्ड जीते गए शूटिंग में वो ज़्यादा है, इसलिए नंबर फर्स्ट पे अगर मैं हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स की बात करूँ तो वो शूटिंग है। ठीक है, 74 ठीक है, जो इंडियन प्लेयर्स हैं उन्होंने सिक्योर की है पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह। पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी जगह 74 इंडियन प्लेयर्स ने सिक्योर कर ली है। चाइना टॉप पे था 383 मेडल्स के साथ, उसके बाद जापान है 188 और फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है 190 मेडल्स। ठीक है, और 4th नंबर पे इंडिया है ही। मोटो की बात करें, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, एशियन गेम्स 2022 का मोटो था। ठीक है, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। अगर 20वें एशियन गेम की बात करूं तो 20वां एशियन गेम होगा जापान में 2027 में। कब होगा? जापान में 2027 में। पहला और 9वां एडिशन कब और कहाँ हुआ था? पहला और 9वां एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? पहला हुआ था 1951 में और 9वां दैट इज़ 9th हुआ था 1982 में एशियन गेम्स का। ठीक है, भारत में हुए थे, तो याद रखना ये चीज़ पूछी जाए तो। एशियन गेम से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी आपको स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे भी बना के दे सकता है, पूछ सकता है। पलक गुलिया, HS प्रणॉय और ज्योति सुरेखा वेन्नम ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? ठीक है, अगर मैं पलक गुलिया की बात करूं तो पलक गुलिया शूटिंग से रिलेटेड है, यानी कि अगर मैं मैच करूं तो सी आंसर होगा। ठीक है, पलक गुलिया इज़ रिलेटेड टू शूटिंग और इन्हें शूटिंग में गोल्ड मिला है। ठीक, उसके बाद अगर मैं HS प्रणॉय की बात करूं तो HS प्रणॉय बैडमिंटन से रिलेटेड है, इन्हें बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, क्या मिला है? ब्रॉन्ज मिला है। अगर मैं बात करूं ज्योति सुरेखा वेन्नम की तो इन्हें आर्चरी में गोल्ड मिला है, आर्चरी से संबंधित है, आर्चरी में गोल्ड मिला है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही हो। अगर आपको एरोज़ में प्रॉब्लम भी हो तो सी इज़ द आंसर। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। पहले इंडियन आर्चर का नाम बताना है जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते होंगजो एशिया गेम्स 2022 में। पहले इंडियन जिन्होंने एशियन गेम्स 2022 में 3 गोल्ड मेडल जीते और उनका नाम है ओजस प्रवीण देओलते। ठीक है, ओजस प्रवीण देओलते। अच्छा, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने भी 3 गोल्ड जीते हैं। बट अगर फर्स्ट इंडियन की बात करें, फर्स्ट इंडियन आर्चर की बात करें तो ओजस प्रवीण देओलते जो हैं उन्होंने क्या जीता है? उन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडियन
जिन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं आर्चर हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन आर्चर जिन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं एशियन गेम्स में। और ये अगर इवेंट्स पूछे जाएं कभी तो मेन इंडिविजुअल, मेन कंपाउंड टीम इवेंट, अच्छा जो कंपाउंड टीम इवेंट है उसमें अभिषेक वर्मा थे इनके साथ और प्रथमेश जावलकर थे। और अगर मिक्स टीम इवेंट की बात करें तो ज्योति सुरेखा वेन्नम, अच्छा ज्योति सुरेखा वेन्नम की भी बात कर लेते हैं, ये विजयवाड़ा से हैं, इन्होंने भी 3 मेडल जीते हैं एशियन गेम्स 2022 में ही, ये आर्चरी इवेंट में ही। इन्होंने विमेन इंडिविजुअल में, विमेंस कंपाउंड टीम में किसके साथ, अदिति स्वामी और परिणीत कौर के साथ, और मिक्स टीम इवेंट में भी इन्होंने जो है मेडल जीता है। तो 3 गोल्ड दोनों ने जीते हैं, चाहे हम बात करें ओजस प्रवीण द्योतले की या फिर ज्योति सुरेखा वेन्नम की, ठीक है। तो जितने भी प्लेयर्स ने 107 प्लेयर्स ने मेडल्स जीते हैं, ठीक है। गोल्ड तो आप याद रखोगे ही रखोगे, उसके अलावा सिल्वर ब्रॉन्ज एक बार देख लोगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नाम है वो भी आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले देखोगे, क्वेश्चन बनेंगे, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।